टाइम तो जाएगा इसमें, लेकिन उन्होंने दिया है सिर्फ 6 नंबर का, तो ये है, पेपर तो लेंथी आता ही है बट मार्क्स थोड़े से कम हो जाते हैं। फिर उन्होंने डेटाबेस का प्रोग्राम दिया हुआ है जिसमें 2 फील्ड है, ठीक है, और उसके बाद जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिजल्ट सेट के थ्रू डेटा बाहर निकालना है, ठीक है। अज्यूम किया गया है कि अज्यूमिंग दैट अ कनेक्शन हैज बीन क्रिएटेड एंड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट एसटीएमटी हैज बीन, या हिज लिखा है, हैज लिखा होना चाहिए, हैज बीन इंस्टेंशिएटेड, ठीक है, कि एक तो कनेक्शन बना हुआ है और उसमें एसटीएमटी को भी वो इंस्टेंशिएट किया हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट में वैल्यू दे रखी है। अब आपको रिजल्ट सेट के थ्रू वैल्यू बनानी है और डेटा बाहर निकालना है सारे स्टूडेंट, ठीक है। तो सेलेक्ट क्वेरी वाला प्रोग्राम चलाना है, सेलेक्ट क्वेरी वाला भी हम लोगों ने किया हुआ था, ठीक है। और वो देखिए इन्होंने 6 नंबर में दिया हुआ है सिर्फ, तो ये है, थोड़ा सा मार्क्स इन्होंने कम कर दिए हैं, बाकी पूरा पूरा क्वेश्चन तो पूछा ही हुआ था। फिर डायरेक्टिव टैग पूछा हुआ है, डायरेक्टिव टैग्स इन जेएसपी, और वो भी 4 मार्क्स में दे रखा है आपको। डायरेक्टिव टैग का एग्जांपल भी बनाना है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ इंक्लूड फाइल डायरेक्टिव, ठीक है। पर्पस ऑफ डायरेक्टिव इन जेएसपी वो आप लिख देंगे, 3 तरीके के डायरेक्टिव्स होते हैं वो आप लिख देंगे। फिर आप यहाँ पर ये बताएंगे कि इंक्लूड डायरेक्टिव का क्या काम होता है, ये 2 फाइल्स को एक साथ इंक्लूड करने का, मर्ज करने का काम करता है, ये वो वाला काम, ठीक है। फिर उसका प्रोग्राम भी बनाना है, यानी कम से कम 2 फाइल्स आपको बनानी पड़ेगी, एक a.jsp बना दीजिए, एक b.jsp बना दीजिए, और b.jsp में a.jsp को मर्ज कर दीजिए। तो इस तरीके से ये हो जाएगा मर्जिंग। तो कुछ पेपर इस तरीके से दे रखे हैं, पेपर करेंगे हम लोग सॉल्व। पहले एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं अपना पूरा कोर्स, ठीक है ना। करें स्टार्ट अपना कोर्स फिर। यस मैम। है ना। तो सबसे पहला टॉपिक है, देखिए यूनिट 1 दे रखी है, इसमें आपको वेब 2.0 है, HTML5 है, XHTML है। ये 3 टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं, जिसमें वेब 2.0 जो है थ्योरी पार्ट है, HTML5 एंड XHTML जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन पूछा थ्योरी में ही जाता है, ऐसा नहीं कि HTML5 को आपको प्रैक्टिकल पेपर में करने को मिलेगा, इसमें मिलेगा ही नहीं, इसी में पूछा जाएगा, थ्योरी एग्जाम में ही आपसे पूछा जाएगा। तो वेब 2.0 क्या होता है, वेबसाइट का जो ऐसी वेबसाइट्स का कलेक्शन जो सेकंड जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग वेब 2.0 कहते हैं। सेकंड जनरेशन का मतलब होता है डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। ऐसी वेबसाइट्स जो डायनेमिक है उसको वेब 2.0 कहा गया, ठीक है। पहले जो वेबसाइट्स बना करती थी वेब 1.0 में, वो स्टैटिक हुआ करती थी। स्टैटिक का मतलब होता है कि वेबसाइट खोला, उसको पढ़ लिया आपने, उसमें कुछ आप कुछ एडिट नहीं कर सकते थे, आप उसमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर सकते थे, बस उसको आप देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, वो व्हाइट स्क्रीन में बना हुआ है, उसको आपने पढ़ लिया और फिर उसको बंद कर दिया, दैट्स इट। वो वेब 1.0 का कंसेप्ट था। अभी वेब 2.0 चल रहा है, इसमें क्या है, इसमें डायनेमिक पेजेस है, आप पेजेस को खोलते हैं, अपना डेटा मतलब वो डेटा पढ़ते हैं, अपना व्यूज दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरेक्ट कर रहा है यूजर, बट दिस इज व्हाट वी कॉल वेब 2.0, ठीक है। जब यूजर इंटरेक्ट करता है तो उसको वेब 2.0 कहा जाता है, ठीक है। वो सारा चीज इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें क्लाइंट साइड में क्या क्या यूज होता है वो यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, इन सबसे हम लोग बना, एजेक्स है, ये थोड़ा सा वेबसाइट को बना देती है, इंटरेक्टिव बना देती है कि यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, ओके। और सर्वर साइड पे ये 3 टेक्नोलॉजीज है, ASP है, JSP है और PHP है, ठीक है। PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है, ASP होता है आपका एक्टिव सर्वर पेजेस, और JSP हमारे कोर्स में दे रखा है, दैट इज जावा सर्वर पेजेस, ठीक है ना। PHP पे आप लोगों ने जैसे प्रोजेक्ट लिया है तो आप लोग PHP उस टाइम पे सीखेंगे, वो PHP सिखाया जाएगा, वो JSP के जैसा ही है, सिंटेक्स वगैरह समझ सेम हो जाते हैं PHP और JSP पे, ठीक है। तो ये होता है, एग्जांपल्स क्या होते हैं 2.0 के, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स होती हैं क्योंकि इसमें यूजर इंटरेक्ट कर रहा है पूरी तरीके से, ब्लॉग्स होता है, विकिपीडिया में भी आप एडिट करके डेटा डाल सकते हैं, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स होती हैं इसमें यूजर अपना कमेंट डाल सकता है, अपने कंटेंट डाल सकता है, तो ये सारी चीजें वेब 2.0 में आती हैं, ठीक है।
आगे करें? यस मैम। कोई ठीक है। अरे 1 के बाद 10 खुल गया। ठीक है, 2 ये रहा। तो कुछ इसके टर्मिनोलॉजीज हैं, ये पूछी जाती है शॉर्ट नोट्स में, टर्मिनोलॉजी की ये जो सारे सामने लिखी हुई है इनका क्या क्या मतलब है, वो सारी चीजें आपको बतानी होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम में भी आया हुआ आपके वेब 2.0 ही इन्होंने पूछ लिया है कि व्हाट इज वेब 2.0, उसका शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको। तो इसके टर्म्स हैं, जैसे विकी है, तो विकिपीडिया को कहा जाता है, ये कोलैबोरेटिव वेबसाइट हो जाती है। कोलैबोरेशन का मतलब होता है जब बहुत सारे यूजर मिलकर एक ही वेबसाइट पे काम करते हैं, उसको कोलैबोरेशन कहते हैं। ठीक है, तो विकिपीडिया कोलैबोरेटिव वेबसाइट बन चुकी है। उसमें आप एडिट करते हैं, उसमें आप अपना व्यूज डालते हैं, उसको चेक करके उसको वापस से पोस्ट किया जा सकता है। तो लिखा रहता है कि लास्ट एडिटेड वेबसाइट, मतलब वेबसाइट को लास्ट कब एडिट किया था उसका टाइम और डेट लिखा रहता है, वो आपने देखा होगा विकिपीडिया पे। ऐसा पहले नहीं था। ठीक है, विकिपीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी वो हम पढ़ते थे और बस उसको बंद कर देते थे, बस वो होता था विकिपीडिया में। ठीक है, ब्लॉग्स होता है, ब्लॉग का फुल फॉर्म होता है वेब लॉग। ठीक है, जब कोई यूजर जो है इसमें अपना कमेंट्री इंफॉर्मेशन या कोई भी डेली लाइफ की चीजें उसमें लिखता है, कुछ अपने थॉट्स लिखता है, तो वो ब्लॉग कहलाता है। ये एक सिंगल यूजर भी चलाता है और ग्रुप ऑफ यूजर्स भी इसको हैंडल कर रहे होते हैं, उनकी पूरी, जैसे वीआईपी लोग होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है, नरेंद्र मोदी जी है, तो इनका क्या है, इनका पूरा पीआर टीम होती है जो कंटेंट डालती है इसमें। ठीक है, इन्होंने पूरी टीम हायर की हुई होती है और वो इनका ब्लॉगिंग कर रहा होता है। ठीक है, पूरा का पूरा टीम। और जो नॉर्मल यूजर होते हैं वो अकेले भी इस पे काम करते हैं। तो माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट जो अभी तक आई है वो है twitter.com। हालांकि फेसबुक ने भी इसको चला दिया है, फेसबुक पे भी आप कर सकते हैं ब्लॉगिंग, लेकिन अभी तक के सबसे बेस्ट और बेटर जो वेबसाइट है ब्लॉगिंग के लिए और सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए वो है twitter.com। ठीक है, मैम ब्लॉगिंग क्या होता है वैसे? ब्लॉगिंग होता है जब आप अपनी कोई भी थॉट, अपना कोई भी पॉइंट लिख देते हैं ताकि वो लोगों तक पहुंचे। ठीक है, वेबसाइट पे लिख दिया आपने और उसको बोलते हैं ब्लॉगिंग का कंसेप्ट। जैसे ट्विटर यूज करते हैं आप? नहीं मैम, नहीं करता। अच्छा ठीक है, तो सुना भी होगा कि इन्होंने ब्लॉग लिखा है अपने ब्लॉग में, जैसे सोनू सूद के ब्लॉग्स रोज आते हैं या एलन मस्क के रोज ब्लॉग्स आते हैं, तो उन्होंने अपने ब्लॉग में ये लिखा वो लिखा, तो वो twitter.com पे एक्चुअली लिखते हैं। ब्लॉगिंग होता है अपना थॉट कुछ एक आपने लिख दिया है, ठीक है, और वो लोगों को अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो उसको रीट्वीट किया जाता है, मतलब कि उसको वापस से शेयर किया जाता है सबके साथ, वो ब्लॉगिंग कहलाती है। ठीक है, उसके बाद है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग यानी फेसबुक की सोशली आप नेटवर्क मतलब कनेक्ट करते हैं लोगों से, आप अपना इसमें प्रोफाइल बनाते हैं और अपने ही जैसे लोगों के साथ, अपने ही जैसे दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। सामने वाले को पसंद आता है तो वो एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज वो डिक्लाइन कर देता है। ठीक है, इसमें भी पहले सिर्फ चैटिंग का कंसेप्ट था कि मतलब आपने कंटेंट डाल दिया, लोग उसको लाइक डिसलाइक या कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, पहले लाइक का कंसेप्ट था, अभी क्या है, अभी रिएक्ट का कंसेप्ट आ गया है। ठीक है, अभी बहुत सारे उसमें और ऑप्शंस डाल दिए गए हैं, तो अब रिएक्ट का कंसेप्ट आ गया। अब सिर्फ लाइक नहीं होता है, कुछ साल पहले सिर्फ लाइक का बटन था उसमें, अभी सारे के सारे रिएक्ट के कंसेप्ट आ गए हैं। कमेंट हम कर सकते हैं, फिर हमारे कमेंट पे रिप्लाई करके कोई कमेंट कर सकता है, हम कुछ पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हैं। पहले कमेंट में पिक्चर या वीडियोस पोस्ट नहीं होते थे, बट आजकल वो भी होता है। तो ये डे टू डे चेंजेस हैं, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम फेसबुक लिख सकते हैं। पहले ऑर्कुट भी था, पहले ऑर्कुट ही चला था एक्चुअली सोशल नेटवर्किंग के लिए, फेसबुक से पहले वही चला था, लेकिन फेसबुक ने ज्यादा मतलब अच्छा कर लिया काम, और तो फेसबुक ने पूरा मार्केट कवर कर लिया था, इसलिए ऑर्कुट का बिजनेस बंद हो गया, तो वो ऑर्कुट कंपनी बंद करनी पड़ी एक्चुअली। ठीक है, वो होता है आपका सोशल नेटवर्किंग। फिर बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया जैसे gnews.com है, आजतक.com है, ये सारी चीजें ऐसी वेबसाइट जिसपे आप न्यूज देख सकते हैं लाइव, और उसमें बहुत सारी चीजें, आर्टिकल
के तौर पे पोस्ट की जाती है ताकि लोग उसको देख सके, फिर उस पर भी कमेंट करते हैं तो वोटिंग ली जाती है उसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से यूजर जो है उसमें कनेक्ट होता है। तो वोटिंग ऑन आर्टिकल्स वगैरह छापा जाता है कि डू यू अग्री विद दिस और नॉट, क्या ये न्यूज आपको सही लगी है या नहीं सही लगी है, आप इसको आगे शेयर करना चाहते हैं कि नहीं शेयर करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें सोशल मीडिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्च इंजन गूगल को कहा जाता है, ठीक है। मतलब google.com है, ask.com है, bing.com है, लेकिन गूगल सबसे पहले नंबर पे है इसलिए उसको लिखेंगे। मैम याहू भी तो होगा ना? याहू लास्ट में आता है एक तरीके से, गूगल सबसे पहले नंबर पे रखते हैं, उसके बाद बिंग और आस्क को रखते हैं, ठीक है। याहू एक्चुअली वेबसाइट है जो मैशअप का काम करती है, तो उसमें एक ऑप्शन दे रखा है सर्चिंग का, ठीक है। तो सर्च इंजन आर द वेबसाइट दैट सर्च वेब पेजेस फॉर गिवन वर्ड्स। तो जो वर्ड्स आप देते हैं वो ऑलरेडी कीवर्ड्स के तौर पे पहले से ही उस वेबसाइट में सेव किए गए होते हैं, वो मेटा टैग में हम लोग सेव करते हैं, ठीक है। तो मेटा टैग के अंदर ही सेव किया जाता है, और जो ये काम करता है, जो कीवर्ड्स पे काम करता है, उसको हम बोलते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर इसको बोलते हैं। उनका काम होता है कि जितने भी कीवर्ड्स हो सकते हैं वो सब उसमें वो डालते हैं मेटा टैग में, और आप अपनी वेबसाइट को किस तरीके से ऊपर ला सकते हैं, कि ऊपर लाने का मतलब है कि किस तरीके से ज्यादा यूजर उसको यूज करें। ऊपर रहेगी तभी उसको यूज किया जाएगा बाय ऑल यूजर्स। अगर वो सबसे लास्ट में खुलेगी या सबसे लास्ट में रैंक में रहेगा वो, तो उसको कोई पूछेगा नहीं या कम लोग पूछेंगे, ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स ये काम करते हैं, कीवर्ड्स डालते हैं, जितने कीवर्ड्स हो सकते हैं कि जो यूजर सोच सकता है वो सारे कीवर्ड्स इसमें डाले जाते हैं, और कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही सर्च इंजन में डेटा सर्च किया जाता है, ठीक है। फिर कंटेंट होस्टिंग सर्विसेज और वेब सर्विसेज। इसमें क्या होता है, आप अपने कंटेंट्स को खुद डालते हैं और वो पोस्ट हो जाता है। जैसे YouTube भी ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड कराता है कि आपने अपना वीडियो अपलोड कीजिए, अपलोड वीडियो करके एक आता है ऑप्शन उसमें, ठीक है। अपलोड वीडियो मतलब आपने अपना वीडियो बना दिया, अपने अपना चैनल बना दिया और उसमें अपना एक वीडियो अपलोड कर दिया, ठीक है। लोग उसको देखते हैं, उसको लाइक डिसलाइक करते हैं, फिर उस पर कमेंट करते हैं, फिर उस कमेंट पे लोग कमेंट करते हैं, तो वो कंटेंट होस्टिंग सर्विसेज का कंसेप्ट कहलाता है, ठीक है। इसपे आप अपने डेटा को डाल सकते हैं, जैसे टिकटॉक था अभी यहाँ इंडिया में बैन हो गया, तो वो भी कंटेंट होस्टिंग सर्विसेज में आ सकता है, ठीक है। फिर आता है मैशअप, ये है आपका याहू का कंसेप्ट। मैशअप अगर आप याहू का कोई पेज खोलकर देखते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। मैशअप का मतलब होता है बहुत सारी चीजें मिलकर जब एक चीज बना देती है, उसको मैशअप कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक ही वेब पेज में आपको न्यूज दिख रही है, एक ही वेब पेज में आपको आर्टिकल्स पोस्ट किए हुए हैं, हॉरोस्कोप दिख रहा है, क्रिकेट का स्कोर भी चल रहा है लाइव उसमें, और वेदर फॉरकास्टिंग भी उसमें हो रही है, और ये सारी चीजें, और सर्च इंजन भी उसी में लगा रखा है। तो सारी चीजें एक साथ जब आपको देखने को मिलती हैं, वो कंसेप्ट आपका मैशअप कहलाता है। इट इज अ वेब पेज और एप्लीकेशन दैट यूजेस कंटेंट फ्रॉम मोर देन वेब पेजेस, ठीक है, मोर देन वन वेब पेजेस। तो अलग अलग वेब पेज से वो डाटा उठाते हैं, ठीक है। मतलब क्रिकेट की वेबसाइट से क्रिकेट के डेटा उठा लिया, वेदर फॉरकास्टिंग से वहां के सर्वर से वेदर फॉरकास्टिंग उठा ली, हॉरोस्कोप का एक वेबसाइट होगा वहां से एक हॉरोस्कोप का पार्ट उठा लिया, ठीक है। और एजेक्स के थ्रू ये सारी चीजें करते हैं। तो करके फिर उसके बाद जो है एक पेज पे डाल दिया, तो वो मैशअप की बात करते हैं। हेलो मैम। हाँ बोलो मैम ये इस अब तो क्रोम भी वैसे ही कर रहा है ना मैम? कहा क्रोम वैसे कर रहा है, मतलब क्रोम तो मैम आपका जैसे ब्राउजर है ना, हाँ, ओ हाँ यस क्रोम तो हाँ मैम। ठीक है। उसके बाद विजेट और गैजेट जो स्क्रीन पर लगाते हैं, डेस्कटॉप विजेट, छोटा सा एक एप्लीकेशन लगा दिया आपने, ठीक है। ये जैसे पिक्चर पजल हो गया या सीपीयू मीटर हो गया और क्लॉक हो गया, ये सारी की सारी चीजें विंडोज सॉरी ये विजेट और गैजेट कहलाती हैं। और ऐसे ही वेबसाइट्स के लिए भी, मतलब वेबसाइट्स भी ऐसी होती है जो इंटरनेट के थ्रू ही चलती हैं, एक छोटा सा एप्लीकेशन। तो वो भी मतलब वेब विजेट भी होता है और डेस्कटॉप विजेट भी होता है। तो विजेट और गैजेट उसी को कहा जाता है। सबसे पहले ये टेक्निक या ये कंसेप्ट एक्चुअली कह लीजिए विंडोज विस्टा ने स्टार्ट किया था, बट विंडोज विस्टा ज्यादा दिन चला नहीं, ठीक है।
फिर है पॉडकास्टिंग। पॉडकास्टिंग का मतलब होता है जब कोई सॉन्ग या कोई ऐसी स्टोरी आप उसमें डिवाइस में डाल लेते हैं अपने, और फिर उसके बाद उसको बाद में कभी भी सुनते रहते हैं। लाइक मेरे पास अगर आज इंटरनेट है तो मैं लाइव या इंटरनेट पे सर्च करके कोई सॉन्ग सुन सकती हूँ। कल नहीं रहेगा इंटरनेट तो कल नहीं सुन पाऊंगी। तो इसका एक तरीका है, इसको डाउनलोड करके अपने पॉडकास्ट कर लीजिए, ठीक है, कहीं डाउनलोड करके रख लीजिए और उसको फिर आप बाद में सुनते रहिए। तो वो पॉडकास्ट करना होता है। जैसे आजकल स्टोरीज भी आ रही है, कहानियां हैं, पॉडकास्ट। जैसे पहले क्या होता था, किताबें पढ़ते थे लोग कहानियों के लिए, बट आजकल पॉडकास्ट करके रख दी गई है। आप अपना ड्राइव करते हुए सुन सकते हैं, कहीं जाते हुए उन कहानियों को सुन सकते हैं, ठीक है। तो ऑडियो स्टोरी इसको बोलते हैं एक तरीके से, ऐसा कंसेप्ट चला हुआ है। तो पॉडकास्टिंग उसको कहा जाता है जब आप फाइल्स को इस तरीके से बना लेते हैं, ऑडियो या वीडियो फाइल्स को इस तरीके से बना लेते हैं कि इंटरनेट नहीं भी है तब भी आप उसको यूज कर पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, तो वो पॉडकास्टिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में। RIA, इसमें क्या होता है, जब आप डेस्कटॉप यूजर इंटरफेस बनाते हैं, उसमें आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी डाल रहे हैं, वेब एप्लीकेशन भी डाल रहे हैं और मल्टीमीडिया कम्युनिकेशंस वगैरह सब डाल रहे हैं, तो यानी कि यूजर फ्रेंडली बना रहे हैं वेबसाइट्स को और यूजर को अट्रैक्टिव लग रही है वो वेबसाइट्स, तो वो RIA टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें RIA दैट इज रिच इंटरनेट एप्लीकेशन का यूज करते हैं। इसको बनाने के लिए एक कंसेप्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही, माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट होता है, सिल्वर लाइट, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ये सब डिजाइन किया जा सकता है, या एडोबी फ्लैश प्लेयर भी होता है, उसके थ्रू भी ये सब डिजाइन किया जा सकता है। मतलब कैसे वेबसाइट को और अच्छा और अट्रैक्टिव बनाया जाए, वो RIA का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे एडोबी फ्लैश प्लेयर कर लेता है ये काम, और MS यानी माइक्रोसॉफ्ट का सिल्वर लाइट कर लेता है ये काम, ठीक है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज थी, टर्म्स थे कुछ वेब 2.0 को लेकर, ठीक है। उसके बाद HTML5, HTML4 का नया वर्जन है, HTML5 जो लेटेस्ट चल रहा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको बोलते हैं। एक्सटेंशन वही है, .html होता है इसका एक्सटेंशन। इसमें कुछ नए टैग्स ऐड किए गए हैं, लाइक ऑडियो वीडियो, इस तरीके से टैग्स इसमें ऐड किए गए हैं सारे के सारे, ठीक है। मैंने करवाया था और मैंने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट भी आप लोगों को इसका सेंड किया हुआ है, मतलब जो जो प्रोग्राम हम बनाते थे वो सेंड किया होगा आपके पास, यस ओके। मैम। तो जैसे कैनवास है, ऑडियो है, वीडियो है, ये सारे टैग्स हम लगा सकते हैं इसके थ्रू। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैनवास टैग को एक्सप्लेन कीजिए या ऑडियो या वीडियो टैग को एक्सप्लेन कीजिए, इस तरीके से। बस करना क्या होता है, पहला लाइन आपको ये डॉक टाइप HTML लिखना होता है, तो आप HTML5 पे काम कर रहे हैं, और अगर आप नहीं लिखते हैं तो आप HTML4 पे काम कर, ठीक है। तो टैग्स है इसके अंदर, वो अब तो आप खुद देख लीजिएगा टैग्स में क्या बताएंगे हम। तो टैग्स देख लीजिएगा, जैसे सेलेक्ट टैग है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करने के लिए होता है। यस मैम, जैसे ऑप्शन में अगर फ्रूट दे दिया या मतलब कोई भी चीज, तो उसमें ऑप्शन दे देते हैं, बनाना हो गया, एप्पल हो हाँ गया, हाँ तो मैम हाँ, उसको। वही सब। फील्ड सेट और लेजेंड, फील्ड सेट और लेजेंड फॉर्म जब आप बनाते हैं तो रिलेटेड एलिमेंट को वो ग्रुप करता है, ठीक है। लिखा होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऐसे ऐसे लिखा है पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर इसके चारों तरफ एक बॉक्स डिजाइन कर देता है ऐसे, और यहाँ लिख देगा जैसे फादर नेम, यूजर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आती है आपकी। तो ये ग्रुपिंग कर दी है एक तरफ से आपने, ये और ये लगा दिया आपने, पर्सनल इंफॉर्मेशन लिख दिया। ये फील्ड सेट और लेजेंड के थ्रू काम किया है, ये दोनों एक साथ इकट्ठे काम करते हैं। लेजेंड में आप पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे लिखेंगे और फील्ड सेट के अंदर सब कुछ लिखते हैं। जहां से स्टार्ट होगा जहां खत्म होगा फील्ड सेट, वहां बाउंड्री बन जाएगी, ठीक है। फिर हेडर फुटर का टैग है, हेडर में हेडर लगाया जाता है, फुटर में फुटर लगाया जाता है, ठीक है। फुटर नीचे लगाया जाता है और हेडर ऊपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसमें टैग है हेडर फुटर, ऐसा नहीं है कि हेडर फुटर टैग नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल। आर्टिकल टैग, जब आपको कुछ आर्टिकल वगैरह लिखना हो तो बहुत सारे टैग्स इस एक आर्टिकल टैग के अंदर आ सकते हैं। फिर आप आर्टिकल टैग पे CSS अप्लाई कीजिए तो सब पे अप्लाई हो जाएगा, तो ये उस कंसेप्ट में काम करता है। मार्क टैग क्या करता है, बहुत सारे वर्ड में आपको कोई एक वर्ड हाईलाइटेड फॉर्म में दिखाना है,
तो जिसका बैकग्राउंड, जैसे मैंने हेलो को डाल दिया मार्क में, उसका बैकग्राउंड ना येलो कलर का हो जाएगा पीछे से थोड़ा, ठीक है। तो वो एक्चुअली मार्क या हाईलाइटेड कहलाएगा। जैसे नहीं हम कॉपी में या किताब में पढ़ते पढ़ते हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं कुछ मेन पॉइंट्स को, तो ये वही कंसेप्ट है कि आप वेबसाइट पे कोई पॉइंट को हाईलाइट करके यूजर को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज हाईलाइट रहेगी वो पहले दिखेगी, है ना। तो मार्क टैग से हम लोग वो चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिटेल्स एंड समरी। डिटेल्स एंड समरी क्या करता है, इस तरीके से आपका एक क्या ट्राइंगल सा बना हुआ होता है, इसको क्लिक करेंगे तो वो नीचे की तरफ खुल जाएगा। मतलब डेटा को श्रिंक कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है। अपने यूजर अपने नीड के अकॉर्डिंग कि अभी डेटा देखना है तो उसने उस एरो पे क्लिक किया, वो नीचे चला जाएगा और डेटा शो होने लगेगा। फिर वापस से क्लिक किया तो डेटा श्रिंक हो जाएगा। वो डिटेल्स एंड समरी पे यूज होता है। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के ओल्डर वर्जन पे काम नहीं करता है, 9 से नीचे वर्जन पे काम नहीं करेगा, उसके ऊपर के वर्जन्स पे काम करेगा, गूगल क्रोम पे काम करेगा ये, ठीक है। मोजिला पे ये काम नहीं करता है। तो ये सारी चीजें, मतलब सब पे डिटेल्स एंड समरी काम नहीं करता है। ठीक है। ऐसे ही मेटा टैग होता है। मेटा टैग जब आप कीवर्ड्स देते हैं तो जैसे मैंने बताया नहीं, अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर में जो कंटेंट दिया जाता है, जो कीवर्ड्स दिए जाते हैं, वो इसी में दिए जाते हैं मेटा टैग के अंदर, और ये हेड में लगाया जाता है, ठीक है। या पेज को रिफ्रेश करवाना है आपको, तो रिफ्रेश के लिए भी आप मेटा टैग को यूज कर सकते हैं। फिगर और फिग कैप्शन, जब आप बुक वगैरह में देखते होंगे, बुक है उसके नीचे लिखा था फिगर 1 और फिर फिगर का नाम लिखा रहता है, या इलिस्ट्रेशंस 1 और 2 इस तरीके से लिखा रहता है। वो फिगर और फिग कैप्शन के थ्रू ही होता है कि एक फिगर है और उसका एक कैप्शन देना है आपको। कैप्शन का मतलब होता है टाइटल देना है आपको, तो उसको कैप्शन कहा जाता है। तो आप फिगर लिखते हैं, एक फिगर बना दीजिए, यानी इमेज एक डाल दिया, फिग कैप्शन। अभी फिग कैप्शन या तो इमेज के ऊपर लगा दीजिए या नीचे लगा दीजिए, जहां लिखेंगे वहीं पर ये लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ फ्लावर लिखा हुआ है, ये फ्लावर लिखा हुआ आ जाएगा। फिर फिगर को बंद कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है असाइड। कुछ लिखते लिखते आपको आपने देखा होगा, जैसे आपके इग्नू की बुक्स में भी होता है, कुछ डेटा लिखा हुआ है इधर बीच में कंटिन्यूसली, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट के तौर पे देना चाहते हैं, उसको यहाँ असाइड साइड में लिख देते हैं। ये आपका असाइड टैग के थ्रू होता है, ठीक है। इसके अंदर सारा कंटेंट लिख दिया और वो साइड में यहाँ पर लगा दिया, तो वो असाइड चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैथ एमएल। मैथमेटिकल नोटेशंस अगर आपको डालनी है अपने वेबसाइट पर, तो आप इन नंबर्स को याद कर लीजिएगा, वहां इससे बन सकता है। मैथ एमएल टैग के थ्रू ये जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 960 लिखा हुआ है, तो 960 किसका है, पाई का है। सही, क्योंकि ये जो बटन्स है, सॉरी, ये जो सिंबल्स बने हुए हैं, ठीक है, कुछ ग्रीक सिंबल्स होते हैं मैथ्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये सिंबल्स हमारे कीबोर्ड में तो होते नहीं है, तो हम कहाँ से इनको टाइप करेंगे, तो उसके लिए स्पेशल से ये नंबर बने हुए हैं, वो हमें लिखना होता है, ठीक है। नाइन और फिर नेक्स्ट आते हैं ऑडियो है। अगर पेज पे आपको वेबसाइट पे ऑडियो लगानी है, तो ऑडियो का सिंटेक्स लिखा हुआ है पूरा यहाँ पे। मैंने ऑडियो और वीडियो दोनों लगाकर दिखाया था। तो ऑडियो अगर पुट करना है आपको अपने वेबसाइट पे या HTML पेज पे, तो आप ऑडियो लगा सकते हैं, ऑडियो टैग के थ्रू लगाते हैं, और वीडियो लगाना है तो वीडियो टैग के थ्रू लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑडियो वीडियो एग्जाम में पूछा जाता है। SVG पूछा जाता है। SVG का मतलब होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। 2D ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। 2D ग्राफिक्स मतलब जैसे एप्लेट के थ्रू डिजाइन करते थे, सर्कल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, ऐसा कुछ आपको कुछ डिजाइनिंग करनी है तो आप SVG टैग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये कोडिंग देखिए लिखी हुई है। दूसरा है कैनवास टैग। सेम SVG के तरीके से काम करता है, पर ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू काम करता है, इसमें जावास्क्रिप्टिंग यूज होती है, ठीक है। कैनवास टैग में और SVG में नहीं होती है, हालांकि ये भी 2D ग्राफिक्स को ही डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो कैनवास उस जगह को बोला जाता है जहां पर आप पेंटिंग करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैनवास टैग। तो SVG और कैनवास और ऑडियो वीडियो ये पूछा जाता है ज्यादातर एग्जाम में।
ठीक है। बाकी नेविगेशन के लिए है, नेविगेशन का मतलब होता है जब आप मतलब लिंक बना दिए जाते हैं बहुत अलग अलग तरीके से और उस लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो वो नेविगेशनल टैग हो जाता है, नेव टैग इसको कहते हैं। कुछ इस तरीके से दिखाई देगा पेज पे, HTML5 इस पे लिंक बना होगा, फिर एक पाइपलाइन बनी होगी, फिर CSS लिखा होगा, CSS3, फिर ऐसे पाइपलाइन बनी होगी, फिर XML लिखा होगा। जैसे किसी भी वेबसाइट पे आप देखते होंगे कि डेटा शेयर कर सकते हैं, डेटा शेयरिंग में वो नीचे फेसबुक का सिंबल बना देते हैं, फिर ऐसे पाइपलाइन, फिर वो आपका व्हाट्सएप का सिंबल बना देते हैं, फिर ऐसे पाइपलाइन, तो मतलब फिर जीमेल का सिंबल बना दिया। तो मतलब आप इस पूरे कंटेंट को फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं, वेबसाइट पे सॉरी व्हाट्सएप पे भी शेयर करते हो, सिंबल बना देते हैं, वो नेविगेशन टैग से होता है। ठीक है, कभी नोटिस करना या नोटिस नहीं किया हो तो आजकल जैसे कुछ भी होता है, कोई भी कंटेंट आप शेयर कर सकते हो, कोई न्यूज वाला चैनल वेबसाइट खोल लीजिए तो वो नीचे शेयरिंग दिखाएंगे कि आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो फेसबुक का सिंबल बना देंगे, सिंबल बना के वो समझाते हैं हमें। अच्छा, ट्विटर का भी सिंबल बना देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है व्हाट्सएप का सिंबल बना देंगे, जीमेल का सिंबल बना देंगे कि आप किसी को मेल भी कर सकते हैं, किसी को व्हाट्सएप के थ्रू व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। तो वो नेविगेशन से होता है, ठीक है। BDI दैट इज बाई डायरेक्शनल आइसोलेशन इसका फुल फॉर्म होता है, बट ये अरेबिक लैंग्वेज के लिए होता है जो दोनों मतलब जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती, ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखी जाती है, उसके लिए होता है, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी जो हम लोग लिखते हैं या जो हमारी लैंग्वेजेस होती है वो हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं लेकिन जो उर्दू या अरेबिक लैंग्वेज होती है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। तो ऐसी लैंग्वेजेस के लिए BDI फॉर्मेट यूज होता है। हाँ बोलो मैम, इनका तो ऐसे ही पेपर में आएगा ना कि मतलब BDI होता क्या है, और मैम एक इसका हाँ एग्जांपल प्रोग्राम डालने के लिए बस। हाँ, ये जो लिखा हुआ है ये लिख दीजिए, ठीक है। थ्योरी पेपर में, प्रैक्टिकल में नहीं आता है। हेलो मैम, ये जो एग्जाम्पल प्रोग्राम है जो आपने लिखा है वो भी बना सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल प्रोग्राम में? वो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ओके मैम। मैम इसका ठीक है। आउटपुट भी जरूरी देना पड़ेगा? है क्या मैम? मतलब जैसे डायरेक्ट उसका जो है वही से लिख सकते हैं मैम? नहीं, मैं वो ये पूछ रहा जो एग्जांपल मैंने लिखे हैं फॉर एग्जांपल करके, क्या यही लिख सकते हैं एग्जाम में? हाँ, ये लिख सकते हैं आप, ये पूरा मैम प्रोग्राम जैसे बना रखा कहने है का मैंने। मतलब है ना, जैसे फूटर यूज किया है तो मतलब फूटर में ये बॉडी हो गया HTML, ये टैग ना लगा के डायरेक्ट फूटर करके और मैम उसमें कुछ लिख के और फिर फूटर को बंद कर दिया जाए, देखिए, उतना अगर वो करके अगर प्रोग्राम एग्जाम्पल हो। बोल रहे हैं अपनी तरफ से, अगर वो बोल रहे हैं कि आपको एक फुटर के बारे में समझाना और प्रोग्राम लिखना है, तब तो पूरा प्रोग्राम लिखिएगा। और नहीं बोलते हैं तो आप फिर आपकी मर्जी, आप पूरा प्रोग्राम लिख रहे हैं या सिर्फ फुटर के बारे में समझा रहे हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन कई बार बोल देते हैं मैम ना कि फुटर टैग को एक्सप्लेन कीजिए एंड राइट प्रोग्राम और एग्जाम्पल इफ नीडेड, ठीक है। कि अगर जरूरत है या है इसमें, इफ रिक्वायर्ड, अगर है इसमें तो आपको प्रोग्राम लिखना है, तो उस केस में आपको लिखना पड़ेगा प्रोग्राम, ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल का एग्जाम पेपर दे रहे हैं ना। हाँ बोलो मैम वो पूछ रहे, अगर मान लीजिए सिर्फ पूछ रहा है कि फुटर क्या होता है तो हम लोग उसमें टैग तो नहीं लिख सकते ना, उसके बारे में डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन टैग बोले डिफाइन तो बच्चे एग्जाम्पल। एक ही लाइन का हुआ ना, उसमें वो आपको कितना नंबर देंगे, ठीक है। मतलब तो मैम डिफाइन एग्जाम्पल करने प्रोग्राम की, देंगे ही देंगे। हाँ वो देंगे ही देंगे, वो खुद ही दे देंगे क्वेश्चन पेपर। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर खोल के देखिए, मैंने अभी एक खोल के देखा था, इसमें अब दे रखा है कि इसका भी प्रोग्राम दिया लिखिए, हुआ एग्जाम्पल प्रोग्राम, है। क्योंकि आप पेपर ही प्रैक्टिकल का दे रहे हैं ना, यस मैम, ठीक यस है। प्रोग्रामिंग का पेपर दे रहे हैं ना आप, तो वो प्रोग्राम पूछेंगे ही पूछेंगे, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है XHTML। XHTMल एक्चुअली एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाता है। तो डिफरेंस पूछा जाता है, ये डिफरेंसेस बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ लीजिएगा अपनी तरफ से। डिफरेंस मेजर तौर पे ये है, HTML और XHTML में डिफरेंस ये है कि HTML प्रोफेशनल नहीं रहता है। HTML पे अगर हम कोडिंग करते हैं, स्टार्ट किया टैग, ठीक है। HTML5 में तो खैर वो स्टार्ट करेंगे वो बंद कर देगा, लेकिन अगर हम 4 की बात करें, नॉर्मल HTML की बात करें, कोई टैग स्टार्ट किया है, बंद नहीं किया, वो फिर भी चला आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने कोई टैग कैपिटल में स्टार्ट किया, उसको स्मॉल में बंद कर रहे हैं तो भी वो चला रहा है। तो ये एक तरीके से प्रोफेशनलिज्म को हटा देता है। तो हम क्या करते हैं, XHTML का यूज करते हैं, दैट इज एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये XML से लिया गया है, XML से लिया गया है, मतलब XML को और HTML को मिला के XHTML बना दिया है। XML क्या करता है, XML बताता है कि भाई टैग को स्टार्ट किया है तो बंद करना जरूरी है, ये सारे के सारे डिफरेंसेस लिख रखे हैं, देखिए।
ठीक है, यहाँ और आगे भी लिख रखे हैं कि सब सारे टैग नेस्टेड होने चाहिए, ठीक है, सारे टैग को क्लोज होना चाहिए, उसमें टाइटल, बॉडी और हेड भी होना चाहिए। हम लोग HTML में सिर्फ HTML लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, फिर काम कर लेते हैं, लेकिन अगर हम XHTML पे काम कर रहे हैं तो हमें ये सब पे काम करना पड़ेगा, माने हेड भी लिखेंगे, टाइटल भी लिखेंगे, फिर बॉडी लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ये दिखा देता है। ये डिफरेंसेस लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल डिफरेंसेस है, और फिर भी नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा CSS का है। अच्छा टाइम हो गया, लास्ट लेसन 1 मिनट, हाँ ठीक है, तो रिज्वाइन करते हैं, फिर हम लोग CSS स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो मैम, ये क्लास कब तक चलेगी? 9 बजे तक, ओके मैम। ठीक है, 9